है आपका अपने चैनल यूनिक एकेडमी की रैकत में। इसके पहले हम लोग एक वीडियो देखे थे जिसका नाम था बाबर का इतिहास। आज हम लोग बाबर के बाद हुमायूं के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से बाबर भारत पर आक्रमण करता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, उस वंश का जो अगला शासक होता है उसका पुत्र है और पुत्र का नाम है हुमायूं। इस हुमायूं के बारे में क्या क्या घटनाएं हैं, इन सभी बातों पर चर्चा हम इस पूरी वीडियो में करेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। हुमायूं से संबंधित आपके एग्ज़ाम में जितने भी फैक्ट एग्ज़ाम में बनते हैं, उन सभी फैक्ट को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से सजोया है। आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न बनेगा। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं हुमायूं के बारे में। तो सबसे पहला चीज़ है, अगर आपसे जो है हुमायूं की बात आती है तो ये हुमायूं कौन था, हुमायूं का पूरा नाम क्या था। तो हुमायूं जो है ये बाबर का लड़का था और इसका पूरा नाम क्या था, तो इसका पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद नाम था। हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले ये कहाँ का सूबेदार था, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये बदख्शा का क्या था, सूबेदार था, जिस समय बाबर दिल्ली का क्या था, शासक था। वही बात करेंगे इसके जन्म की। तो इसका जो जन्म हुआ था, तो जन्म कब हुआ था, 1508 में हुआ था। अब इसके राज्याभिषेक की बात करते हैं। तो जब इसके पिता अर्थात बाबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो दिल्ली का अगला शासक बनता है वो कौन बनता है, तो वो कौन बनता है, हुमायूं बनता है। और हुमायूं का राज्याभिषेक कब होता है, तो राज्याभिषेक इसका 30 दिसंबर 1530 को होता है। वही बात करेंगे, इसके कुछ कार्य किए गए थे। कौन सा कार्य है, दीन पनाह नामक नगर का इसने स्थापना किया और दीन पनाह पुस्तकालय का स्थापना किया। अब ये स्थापना कब किया है, तो 1533 में किया है। अच्छा, ये जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय का निर्माण क्यों करवाया था, क्योंकि ये जो हुमायूं है, हुमायूं पुस्तकों का बहुत ही प्रेमी था। मतलब पुस्तकें पढ़ने का इसे क्या था, बहुत ही शौक था। इसलिए इसने खुद का एक क्या बनाया, पुस्तकालय, और उसका नाम रखा शेर मंडल। तो शेर मंडल पुस्तकालय का निर्माण कहाँ पर करवाया, कहाँ पर स्थापित किया, ये पुराना किला जो था दिल्ली में, वहीं पर इसका क्या किया, निर्माण किया। अब ये आप देख पा रहे होंगे चित्र में, ये आपका है कौन सा, तो ये शेर मंडल का पुस्तकालय है, जो किसने बनवाया था, हुमायूं ने बनवाया था। अच्छा, ये दिल्ली सल्तनत या फिर हम कहें कि मुगल बादशाहों में ये ऐसा शासक था जो ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। अब इसीलिए ये क्या करता था, हर मतलब 7 दिन में 7 रंग के कपड़े क्या करता था, पहनता था। जिस दिन को जिस रंग का कपड़ा पहना जाता है, उस रंग के ये कपड़े हमेशा क्या करता रहता है, बदलता रहता है। और इसे एक चीज़ का और शौक था, मतलब ये अफ़ीम का बहुत ही शौकीन था। तो आपसे ये पूछा जाए कि मुगल बादशाह में कौन सा बादशाह अफ़ीम का बहुत ही शौकीन था, तो वो कौन था, वो हुमायूं था। अब ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सा शासक ज्योतिष में सबसे ज़्यादा विश्वास रखता था, तो ज्योतिष में विश्वास रखने वाला जो शासक था वो कौन था, हुमायूं ही था। चलिए हम आगे बात करते हैं इसके प्रमुख युद्ध अभियान की। तो जब यह राजा बनता है तो यह अपना युद्ध अभियान शुरू करता है, जिसमें 1531 में एक अभियान शुरू किया था। कौन सा अभियान, कालिंजर किला के अभियान को इसने क्या किया था, शुरू किया था। अब ये कब किया था, 1530 में किया था। इसमें हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ, तो हुमायूं ने रुद्र प्रताप देव को, जो कि कालिंजर मतलब कालिंजर किला का वहाँ का जो राजा था वो कौन था, रुद्र प्रताप देव, इसको इसने क्या किया, हराया। वही जो है दूसरे युद्ध की बात करते हैं, दूसरा अभियान की बात करते हैं, तो 1532 में होता है। और ये कौन सा होता है, दोहरिया का युद्ध होता है। दोहरिया का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हुमायूं ने शेरशाह सूरी और महमूद लोदी की संयुक्त सेना को पराजित किया। ये शेरशाह सूरी जो है, इसका सामना हुमायूं से सबसे ज़्यादा बार होगा। और यही जो है एक शेरशाह सूरी ही एक ऐसा शासक होगा जो हुमायूं को दिल्ली की गद्दी से हटाएगा। अगला जो आक्रमण है वो कौन सा है, तो चुनार का किला है। ये भी 1532 में ही होता है। हुमायूं ने किले की घेराबंदी की और 1533 में इसे क्या किया, जीता। हम आगे की स्लाइड में बात करते हैं। अगला जो युद्ध अभियान है वो 1535 से 1536 के बीच में होता है। यहाँ पर ये क्या करता है, मालवा और गुजरात के विजय अभियान को शुरू करता है।
हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को हरा करके गुजरात पर क्या किया, शासन किया, मतलब अधिकार किया। वही 1539 में इसने बंगाल विजय का अभियान शुरू किया। बंगाल विजय का अभियान जो है कब, तो हम कहेंगे 1539 में है। हुमायूं ने बंगाल पर अधिकार किया। अब एक और युद्ध है, कब, 1539 में ही है। ये जो है चौसा का युद्ध है। चौसा का युद्ध जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है। ये शेरशाह सूरी की जीत हुई, जिसमें हुमायूं की क्या होती है, हार होती है। हुमायूं किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागा है। किस वाले युद्ध में, चौसा के युद्ध में। अभी हम इन सभी युद्धों के बारे में, जो भी आपके इम्पोर्टेंट युद्ध हैं, इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे और डिटेल में करेंगे। 1540 का समय आता है। 1540 में एक बिलग्राम का युद्ध होता है। बिलग्राम का युद्ध जो है कहाँ पर, कन्नौज में होता है। और ये कौन सी नदी है, तो गंगा की जो सहायक नदी रामगंगा है उसके किनारे होता है। शेरशाह सूरी फिर से इस युद्ध को क्या किया, जीता। और हुमायूं को भारत छोड़कर निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। किस युद्ध के बाद, यही जो है कौन सा युद्ध, तो हम कहेंगे 1540 का कन्नौज का अर्थात बिलग्राम का युद्ध के बाद इसे भारत क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। किसी तरह से ये अपना जान बचा करके वहाँ से भागा था। वही जो है अब ये 1540 से लेकर के 1555 तक ये अपना निर्वासित जीवन बिताता है, लगभग 15 सालों तक। इसी बीच में इसकी शादी वगैरह भी होती है। लेकिन 1555 में फिर से ये क्या करता है, साम्राज्य पाने की इच्छा से एक युद्ध करता है 1555 में, जिसका नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो हुमायूं ने अफगान सरदार नसीब खां को हराया और ये युद्ध क्या करता है, जीतता है। यही से इसके दिल्ली की तरफ जो है बढ़ने का क्या होता है, रास्ता साफ होता है। 1555 में ही एक और युद्ध करता है, जिसका नाम क्या है, सरहिंद का युद्ध। इस युद्ध के बाद ही हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से अधिकार जमाया और फिर से इसने दिल्ली को अपना साम्राज्य बनाया। तो हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराया और हराकर दिल्ली की गद्दी पर फिर से राजा बना। ये किस युद्ध के बाद है, तो ये सरहिंद का युद्ध है। सरहिंद का युद्ध जो है कब हुआ था, 1555 में। अभी हम इन युद्धों के बारे में जो है, जो भी आपके इम्पोर्टेंट युद्ध हैं उनके बारे में हम थोड़ा और चर्चा करते हैं। 1532 में जो चुनार किले की घेराबंदी किया था, तो ये जो है 1532 में किया था। हुमायूं ने चुनार किले को क्या किया था, घेरा था। इस किले को पूर्व भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था उस समय। तो पूर्व भारत में प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था, कौन जाना जाता था, तो ये जो आपका चुनार का किला था। तो चुनार के किले को जो है घेराबंदी किया था, कब किया था, 1532 में। वही जो है 1535 की बात करते हैं, तो 1535 में मालवा और गुजरात अभियान पर निकलता है और हुमायूं ने मालवा और गुजरात पर जीत हासिल की। हुमायूं एक ऐसा पहला शासक था जिसने गुजरात को जीता था। ये पहला मुगल शासक था जिसने किसको जीता था, गुजरात को जीता था। कोई भी मुगल शासक गुजरात को नहीं जीत पाए थे, इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए हम बात करते हैं अगला। तो ये जो 1539 का बंगाल अभियान शुरू हुआ था, इसकी बात करते हैं। बंगाल अभियान और विद्रोह की बात करते हैं। तो हुमायूं ने बंगाल को जीता और वहाँ जहांगीर कुली बेग को गद्दी पर बैठा दिया। जब हुमायूं बंगाल से दिल्ली की ओर बढ़ा, तो उसका भाई हिंदाल ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर आता है, अपने भाई हिंदाल को हराता है और फिर से दिल्ली को क्या करता है, फिर से दिल्ली को अपने पास रखता है। ये जो 1539 का बंगाल अभियान है, बंगाल अभियान को कौन जो है असफल किया था, तो हम कहेंगे हुमायूं ने किया था। लेकिन बाद में जो है इस मतलब युद्ध के बाद जो है क्या होता है, फिर ये जब लौट कर दिल्ली की तरफ जा रहा होता है, तो 1539 में ही बीच रास्ते में चौसा का युद्ध होता है। अब ये शेरशाह सूरी जो था, इसको बीच रास्ते में ही क्या कर लेता है, घेर लेता है और इसके बीच जो है फिर से युद्ध हो जाता है। किसके किसके बीच में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हो जाता है। इस युद्ध के दौरान अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं कर्मनाशा नदी में कूद जाता है। वहाँ का निजाम, मतलब वहाँ एक निजाम भिश्ती ने इसकी क्या बताई, जान बचाई। किसकी, हुमायूं की। जब ये जो है कहाँ पे कूदता है, कर्मनाशा नदी में कूदता है। उस समय बाढ़ बहुत, मतलब बाढ़ जो है ठीक ठाक थी, उसमें जो है कूदता है। तो
ये जो है क्या करता है, इसको बचाने के लिए कौन आता है, तो निज़ाम भिश्ती आता है और ये इसको बचा लेता है। अब इसको बचाता है, इसके उपलक्ष्य में निज़ाम भिश्ती को एक दिन का दिल्ली का बादशाह बनाता है और इसने जो है चमड़े का सिक्का चलवाया था। कौन? निज़ाम भिश्ती। ये एक दिन का शासक बना था और उस दिन जो है इसने चमड़े का क्या किया था, सिक्का चलवाया था। ठीक है, वही बात करेंगे, इस युद्ध की बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। तो ये 1539 में चौसा का जो युद्ध हुआ, जब जो है बंगाल अभियान में शेरशाह सूरी को हुमायूं हरा कर आ रहा था, तो हुमायूं बदले लेने की भावना से उसे कहाँ पर घेर लिया था, कहाँ पे, कन्नौज में जो है इसको घेर लिया था। कहाँ पर? कन्नौज में। अब ये इस समय बारिश का समय था और नदियों में जो है बाढ़ थी, तो ये जो हुमायूं है उसको समझ नहीं पाया और एकाएक जो है आक्रमण कर देता है शेरशाह सूरी। जब एकाएक आक्रमण कर देता है तो हुमायूं के पास कोई भी तैयारी नहीं होती है, ये पहले से ही, मतलब शेरशाह सूरी पहले से ही घात लगा करके वहाँ पे था। अब दोनों में युद्ध होता है, तो ये जो हुमायूं है, हुमायूं की आधा से ज़्यादा सेना जो है उस नदी में बह कर के मर गई और फिर जो बचते हैं युद्ध करते हैं तो युद्ध में मारे जाते हैं। हुमायूं किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए कर्मनाशा नदी में कूद जाता है। कर्मनाशा नदी में बाढ़ थी उस समय, जो है ये निजाम भिश्ती है, इसने जो है इसकी जान बचाई और ये जब जान बचाता है तो उस जान बचाने के उपलक्ष्य में हुमायूं उसे दिल्ली का एक दिन का क्या बनाता है, बादशाह बनाता है। अब यहाँ पर जो है देखेंगे कि ये चौसा का जो युद्ध है शेरशाह सूरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल देगा। अब 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है। इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत भारत छोड़ना पड़ा, अर्थात ये जो दिल्ली और आगरा का क्षेत्र है इसे क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। वह आगरा से पंजाब होते हुए सीधे कहाँ चला गया, सिंध चला गया। तो इस तरह से ये जो दिल्ली की सत्ता है अब जो है किसके पास हो गई, सूर्यवंश के पास हो गई, अर्थात शेरशाह सूरी के पास पहुँच गई। अब हम आगे बात करते हैं, हुमायूं को वास्तविक पनाह कौन दिया जब ये निर्वासित जीवन, मतलब जब जो है इसे दिल्ली का, मतलब दिल्ली की गद्दी से शेरशाह सूरी ने क्या किया, अपदस्थ कर दिया, तब इसको वास्तविक पनाह कौन दिया। तो हुमायूं को उसके किसी भी भाई ने, जो भी कामरान, हिंदाल, अस्करी, ये सभी थे, किसी ने भी इसको पनाह नहीं दिया। केवल एक भाई था हिंदाल, बाद में जो है इसको थोड़ा सहायता करता है, लेकिन वो भी जो है बाद में छोड़ देता है। तो वास्तव में उसे भारत के बाहर शरण लेनी पड़ी, इसको किसी ने भी सहायता नहीं दिया। अब अमरकोट में जो है एक्चुअल जो है इसको सहायता मिलती कहाँ पर है, तो अमरकोट के राजा भीरसाल है। सिंध में निर्वासन के दौरान अमरकोट के हिंदू राजा भीरसाल ने हुमायूं को एक्चुअली क्या दिया, पनाह दिया। यहीं पर 1542 में सम्राट अकबर का जन्म हुआ। ईरान के शाह तहमास्प, ये जो है शाह तहमास्प जो है इसको एक्चुअल में सहायता देता है। अंततः हुमायूं ईरान चला गया, जहाँ पे सफवी वंश के शासक हैं कौन, शाह तहमास्प। इन्होंने इसको क्या किया, सलाह, मतलब पनाह ही नहीं दिया, बल्कि भारत को दोबारा जीतने के लिए सैन्य सहायता भी प्रदान किया। तो आपसे ये पूछेगा कि हुमायूं को दिल्ली पर फिर से कब्जा करने के लिए किसने, दिल्ली पर फिर से कब्जा करने के लिए किसने सैन्य सहायता प्रदान किया था, तो ये कौन था, शाह तहमास्प था, जो ईरान का शासक था। इसने जो है इसको क्या किया था, मतलब सैन्य सहायता प्रदान किया था। चलिए हम बात करते हैं निर्वासन काल और परिवार। तो ये 1541 से लेकर के 42 के बीच में बात करते हैं। तो 1541 में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से क्या की, शादी की। अब ये हमीदा बानो बेगम कौन थी, तो इसके पिता थे शेख अली अकबर जामी। ये कौन थे, शेख अली अकबर जामी जो है ये हिंदाल के गुरु थे। ये एक सूफी संत से, इन्हें मीर बाबा दोस्त के नाम से भी जाना जाता था। अब इसी दौरान जो है अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 में। ये राजा जो भीरसाल हैं, उनके अमरकोट के राजा कौन है, भीरसाल, उन्हीं के महल में इसका क्या होता है, जन्म होता है, किसका, अकबर का। तो ये जो भारत का महान सम्राट बनेगा वो राजा भीरसाल के महल में होता है, कहाँ पे, अमरकोट में। अब हम बात करते हैं कि ये जो हुमायूं है, हुमायूं की पुनर्वापसी जो है कब होती है। तो वापसी और पुनर्गठन की बात करते हैं तो इसकी वापसी होती है 1555 में, और 1556 में ये जो है फिर से दिल्ली पर क्या करता है, शासन करता है।
एक मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 15 मई 1555 को हुमायूं बनाम अफगान सरदार नसीब खां के बीच में होता है। इस युद्ध में हुमायूं की जीत होती है, यहीं से इसके दिल्ली की वापसी का क्या बनता है, रास्ता बनता है। अब पुनः यह क्या करेगा, दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है सरहिंद का युद्ध। ये जो सरहिंद का युद्ध है 22 जून 1555 को होता है। हुमायूं ईरान के शाह और बैरम खां की संयुक्त सेना ने सिकंदर शाह सूरी को हराया और हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये जो बैरम खां है, बैरम खां जो है आप लोग देखेंगे जब हुमायूं मर जाता है तो अकबर का यह क्या रहता है, संरक्षक रहता है। ये और कौन है, तो ईरान का जो शासक है कौन, शाह। दोनों की संयुक्त सेना मिल करके सिकंदर शाह सूरी की सेना को क्या करते हैं, हराते हैं और फिर से दिल्ली पर कब्जा करते हैं। अब हम बात करते हैं हुमायूं के गद्दी की बात करते हैं, मतलब सॉरी हुमायूं की मृत्यु की बात करते हैं। देखिए हुमायूं जो है गद्दी के लिए बेचारा जितना परेशान था, अब जो है ये जो ही इसके आराम की घड़ी आती है, ये क्या कर रहा होता है, 1556 में दुर्घटनावश इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब ये मृत्यु कैसे होती है, तो हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में स्थित दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से, पुस्तकालय जो था की सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब ये इस मृत्यु पर एक इतिहासकार है, एक अपना जो है टिप्पणी करते हैं, मतलब कथन करते हैं, क्या कहते हैं, लेनपुन है, लेनपुन कहते हैं कि हुमायूं के जीवन पर इन्होंने क्या किया है, टिप्पणी किया है, कहा कि हुमायूं पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा और अंततः लड़खड़ा कर गिरने से ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये इसके ऊपर क्या थी, टिप्पणी थी, किसकी, तो इतिहासकार कौन है, लेनपुन। लेनपुन ने इसके ऊपर क्या किया है, टिप्पणी किया है। हम बात करते हैं हुमायूं के मकबरे की। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है, बेगा बेगम अर्थात हाजी बेगम के आदेश पर 1569 से लेकर के 70 के बीच में हुमायूं के मकबरे का क्या हुआ, निर्माण हुआ। हम बात करते हैं हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला, तो यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। अभी तक भारतीय उपमहाद्वीप में कोई भी उद्यान मकबरा नहीं बना था, ये हुमायूं का ही पहला मकबरा है जो उद्यान मकबरा के रूप में स्थापित हुआ था। अब ये हुमायूं का जो मकबरा है, इस हुमायूं के मकबरा का जो वास्तुकार था, वास्तुकार कौन था, तो मिराक मिर्जा ग्यास था। मिराक मिर्जा ग्यास जो है इस हुमायूं के मकबरे का क्या था, वास्तुकार था। इसकी वास्तुकला ने भविष्य में ताजमहल के निर्माण के लिए प्रेरणा दी। तो ये जो है जो कौन है, ताजमहल है, ताजमहल का अग्रगामी है, कौन है, तो ये कौन, हुमायूं का मकबरा। ये हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो ये आपका दिल्ली में ही है, ठीक है। मुगल वंश का कब्रिस्तान की बात करते हैं, किसे जो है मुगल वंश का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो इस परिसर में हुमायूं के अलावा हमीदा बानो बेगम, दारा शिकोह, कई अन्य मुगल वंशों की लगभग 150 कब्रें हैं, जिस कारण इसे मुगल वंश का क्या बोला जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको, हुमायूं के मकबरे वाले स्थान को। अब हम बात करते हैं ये जो हुमायूं का मकबरा है, ये विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। इसे 1993 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में विश्व धरोहर स्थल के रूप में क्या किया गया, घोषित किया गया है। इस स्थान का चयन क्यों किया गया, तो यह स्थान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास होने के कारण चुना गया था, क्योंकि उस समय संत की कब्र के पास दफन होना सौभाग्य माना जाता था। इस सौभाग्य की वजह से इसे कहाँ पे दफनाया गया, तो ये दिल्ली में दफनाया गया। किसके पास, सूफी संत कौन है, तो सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास में। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके नाम से जो है, इसके जीवनी पर जो है, इसके जीवन के आधार पर एक पुस्तक लिखी गई थी, हुमायूं नामा। ये जो हुमायूं नामा था, हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी, तो इसकी बहन थी कौन, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने इसका क्या किया था, रचना किया था। अब ये गुलबदन बेगम इस पुस्तक को लिखती क्यों है, तो ये जो है उद्देश्य क्या था, तो मुगल सम्राट अकबर ने अपनी बुआ गुलबदन बेगम से अनुरोध किया था कि वे अपने भाई हुमायूं के जीवन पर और बाबर के समय की यादों को लिपिबद्ध करें, ताकि अकबरनामा के लिए जानकारी जुटा सकें। तो अकबरनामा के लिखने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए और बाबर के बारे में और हुमायूं के बारे में जो भी जानकारी थी उनको एकत्रित करने के लिए ये अपनी बुआ को क्या करता है,
मतलब अनुरोध करता है कि आप एक पुस्तक लिखिए जिसमें ये सभी इतिहास मिले। अब इस पुस्तक का जो भाषा है, किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये जो है फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी। ये है आपकी कौन, गुलबदन बेगम, जो कि कुर्सी पर बैठी हुई है। तो इस तरह से जो हुमायूँ है, हुमायूँ का इतिहास पूरी तरह से क्या होता है, समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको इसका जो भी जानकारी था, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, साथ ही आपकी जानकारी को भी मजबूत बनाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।